नमस्ते दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइंड लिमिटेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बारे में, दूसरा बिजनेस के बारे में, तीसरा मैनेजमेंट और आखिर में हम कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए बारी बारी से हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1991 बाय BVR मोहन रेड्डी के द्वारा इन हैदराबाद। उस समय इसका नाम इन्फोटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड था। बेसिकली उस समय ये GIS सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर था। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था उस समय 1991 में। फिर वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन से शिफ्ट करके इंजीनियरिंग बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप किया खुद को, और फाइनली 1997 में अपना IPO लॉन्च करता है। IPO लॉन्च करने के बाद हम देखते हैं कि कंटिन्यूस एक्विजिशन पे एक्विजिशन करता जाता है और बहुत ज़्यादा मर्जर और एक्विजिशन करता है आफ्टर 1997। और अभी के हिसाब से देखें तो इसके पास लगभग 27 to 28 कंपनी या सब्सिडरीज़ है, कुछ जॉइंट वेंचर भी है उसी को मिला के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी IPO लॉन्च करने के बाद कंटिन्यूस एक्विजिशन किया, जिसकी वजह से उसका सब्सिडरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2014 में मैनेजमेंट एक अलग ही स्टेप लेते हुए DLM कंपनी को, मतलब डिज़ाइन लेड मैनेजमेंट कंपनी को एक्वायर किया। पहले इसका नाम दूसरा था, बाद में ये चेंज करके DLM काइंड नाम इसका कन्वर्ट किया गया, और ये बेसिकली डिज़ाइन का काम देखता है। तो ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से हट के थोड़ा सा इनका एक्विजिशन था 2014 में। उस समय कंपनी इसको लगभग 74% एक्वायर किया था फॉर 272 करोड़, और रेस्ट 2019 में एक्वायर किया और फाइनली मर्ज कर दिया कंपनी को 2019 में। इसीलिए हम लोग इन्वेंट्री 2019 के बाद से थोड़ा हाई देख रहे हैं, या आप भी देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट में। आपको जानकर ये खुशी होगी कि 2017 में BVR मोहन रेड्डी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया था फॉर हिज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये था कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल जो IT इंडस्ट्री वो काम कैसे करता है। IT इंडस्ट्री में बेसिकली एक हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। अगर हार्डवेयर पार्ट को हम हटा दें तो जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दूसरा है सर्विस, और तीसरा मिक्स है जो दोनों प्रोडक्ट भी बनाता है और सर्विस भी। अगर प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो सब आएगा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एडोब हुआ, वो सब आएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। और सर्विस बेस्ड कंपनी में वो सब आएगा जो सर्विस प्रोवाइड करता है। हर एक अलग अलग कंपनी को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो IT में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे किसी तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में होगा। वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के नहीं बेचता है, वो दूसरों के थ्रू हेल्प करता है उसको, ताकि वो बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, उसका बिजनेस को बेटर चला सके। तो बेसिक यही काम है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का। अगर इंडिया का मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज़ का बात करें तो वो लगभग है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। ज़्यादातर, बहुत कम ही कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाता है। अगर बात करें सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल ऐसे है कि मान लेते हैं आप एक बिज़नेस सेटअप करते हैं, उसका रेवेन्यू था लगभग 100 रुपया। अब आपको क्या मन करता है कि आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो एक्सपेंड जब आप करेंगे तो आपको एक्सपेंसन में बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सपोज़ मान लेते हैं कि आप एक्सपेंसन के लिए पैसा उठाएं और उसका रेवेन्यू को ग्रो करके 500 तक ले गए, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो एक लिमिट इतना हाई हो जाता है कि उसे कंट्रोल कर पाना सिंगल इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो मान लेते हैं कोई आदमी आपका प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है और वो कहीं और है, तो उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको मिले, उसके लिए आपको वेबसाइट डेवलप करना पड़ेगा, उसका पेमेंट नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और वो सब झंझट से बचने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को ये सब चीज़ दे सकते हैं। एक BPO सर्विस भी ज़रूरत पड़ता है बहुत सारा कंपनी को, तो वो क्या करता है कि सारा चीज़ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को दे देता है, ताकि वो आराम से अपना जो कोर बिजनेस में उसमें फोकस कर सके। तो ये है ओवरऑल ज़रूरत सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का कभी भी प्रॉफिट बहुत हाई नहीं हो सकता, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या जो नॉर्मल कंपनी है जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को काम दिया है, वो खुद ही सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करके उसको ही काम करना, अपना ही खुद से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करके उसको प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री रहता है वो हमेशा जो उसका क्लाइंट है उसके अंडर रहता है। तो ये है ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल।
तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिख के रखा, आप उसे थोड़ा जाकर नेट में चेक करें, क्योंकि ये बहुत सारा पॉइंट है। अगर इससे मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप इसे बारी बारी से चेक कर ले और आपको जो परसेप्शन क्रिएट होता है आप अपने तरीके से उसे सोचें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। अब आगे चलते हैं हम काइंड लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में। यहाँ बस मैं बात करने वाला हूँ इस काइंड लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। अगर काइंड का पूरा बिजनेस का बात करें तो ये मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइडेड है: इंजीनियरिंग, डिज़ाइन लेड मैनेजमेंट, जियोस्पेटियल सर्विस और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स। कंपनी का काम है बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और इसका मेजर फोकस है इन 8 सेक्टर्स में जिसका कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन में इसका ज़्यादा फोकस है और इसी से इसको रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आता है। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू का बात करें तो सेक्टर वाइज कंपनी अपना रेवेन्यू को स्प्लिट करके प्रेजेंट नहीं किया लास्ट कुछ सालों से, लेकिन अपने एनालिसिस से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ओवरऑल रेवेन्यू का 17% डिज़ाइन लेड मैनेजमेंट से आता है और वो अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं था। लास्ट ईयर तक 2020 तक ये प्रॉफिटेबल नहीं था। इसी साल 2021 में ये प्रॉफिट दिखा रहा है और इसका जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल प्रॉफिट का वो लगभग 3% के आसपास है डीएलएम का। काइंड लिमिटेड का बाकी प्रॉफिट सर्विस सेगमेंट से आता है। सर्विस में जो भी सारा काम करता है वो सारा सर्विस सेगमेंट में आ जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कम्युनिकेशन हो, एनालिटिक्स हो, सारा शामिल है। और इसको ब्रेकअप करके कंपनी कभी दिखाया नहीं है, तो इसी चलते हम भी इसको क्लियरली देख नहीं सकते। अगर रेवेन्यू में कंपनी का लास्ट 10 ईयर का डेटा का बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर का 13%, और अगर पिछले 5 साल का बात करें तो वो घट के 6% हो गया है। और अगर 3 साल का देखें तो और भी बहुत कम हो गया है रेवेन्यू ग्रोथ। इसे देखने से ये पता चलता है कि कंपनी का सेल्स पहले जैसा हो नहीं रहा है। इसका हम 2 रीज़न सोच सकते हैं बेसिकली। सबसे पहला तो क्लाउड और दूसरा कंपटीशन और इकोनॉमी। यहाँ क्लाउड कहने का मतलब है कि सर्विस बेस्ड जो भी इंडस्ट्री रहता है वो हाईली डिपेंडेंट रहता है सर्वर पे, क्लाउड पे, और क्लाउड आ जाने से उनका जो बिजनेस है वो छिन जाने का चांसेस रहता है, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स और सिक्योरिटी का काम डायरेक्टली क्लाउड में चल जाएगा। अगर आपको क्लाउड और सर्वर में प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे गूगल में सर्च करके थोड़ा बहुत क्लियर हो लें। लेकिन यहाँ पे काइंड लिमिटेड को थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे ये सर्वर और क्लाउड के जो फाइट चल रहा है उससे ये थोड़ा सा बचा रह सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी में नहीं होने वाला, और इसको हम कंसीडर लेकिन कर सकते हैं कि जो डी ग्रोथ हो रहा है कंपनी का वो क्लाउड के वजह से हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो डेटा एनालिटिक्स का काम है वो मोस्टली सर्वर से होता है। तो अगर वो क्लाउड में चला जाएगा तो वहाँ पे कंपनी को इम्पैक्ट करने वाला है क्लाउड के वजह से। और दूसरा है कंपटीशन और इकोनॉमी। हम लोग 2016 और 17 के बाद से वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन देख ही रहे थे, जिससे एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुआ, कोविड की वजह से और ज़्यादा हुआ। काइंड का रेवेन्यू में एरोस्पेस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है, जिससे हम ये सोच सकते हैं कि रेवेन्यू का डी ग्रोथ इसी के वजह से हो रहा होगा। लेकिन अगर हम L&T लार्सन एंड टूब्रो का अगर डेटा चेक करें तो वो भी लगभग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो उसका रेवेन्यू का ग्रोथ लगभग 12-13% के हिसाब से हुआ है उसी क्वार्टर में, उसी 5 साल में। जिस 5 साल में काइंड लिमिटेड का 5% या 6% से ग्रो किया, उसमें L&T का 12-13% से सेल्स ग्रो किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी इकोनॉमी के वजह से प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। अगर इकोनॉमी की वजह से प्रॉब्लम होता तो उसका कॉम्पिटिटर को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। अगर रेवेन्यू का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यूरोप और अमेरिका में। अब थोड़ा बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी का ऑपरेट करने के बाद जो भी खर्च लगता है उसको अगर हम टोटल रेवेन्यू से घटा देते हैं तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और उसी के थ्रू हम रेवेन्यू से जो मार्जिन निकालेंगे वही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये लगभग 30-40% के आसपास होता है, एक अच्छा नंबर माना जाता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो काइंड लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 18% हुआ करता था 2015 के पास, लेकिन एब्रप्टली वो घट गया 2016 में जब वो DLM को एक्वायर किया। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था फिर 2015 से लगभग 14-15% के आसपास ही रहा, जो 2020-21 में आकर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जो DLM बिजनेस हुआ प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो काइंड लिमिटेड का प्रॉफिट ग्रोथ था लगभग 10% के आसपास,
और अगर 5 साल का CAGR हम बात कर रहे हैं, अगर 5 साल का देखें तो वो लगभग 2-3% के आसपास, और अगर लास्ट 3 साल का देखें तो वो तो प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव के आसपास है। अगर मार्जिन का यही बात करें तो कंपनी का मार्जिन कंटिन्यूसली श्रिंक कर रहा है। एक समय यह 12% प्लस हुआ करता था, 13-14% के आसपास होता था मार्जिन, लेकिन अभी यह घट के लगभग 7-8% के आसपास हो गया है। इसका बेसिक 3 कारण हम समझ सकते हैं। समझने का आप कुछ भी कारण समझ सकते हैं, आपका परसेप्शन पर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि DLM का जब वो एक्विजिशन किया तो वो लॉस मेकिंग बिजनेस था और 2020 तक वो लॉस मेकिंग ही रहा, जिसके वजह से जो भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो कोई काम का नहीं था, क्योंकि वो तो फाइनली लॉस ही हो रहा था, जिसकी वजह से उसका मार्जिन नेगेटिव में था उसमें। और 2020-21 के बाद से वो प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है, तो हम देख सकते हैं कि उसका मार्जिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना शुरू कर सकता है 2021 के बाद। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ कि DLM का जब एक्विजिशन किया तो लॉस मेकिंग की वजह से उसका मार्जिन को इम्पैक्ट किया। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, उसका जो क्लाइंट है वो सब क्लाइंट लिमिटेड का जो भी क्लाइंट है वो बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर है, जैसे बोइंग हुआ या पैट एंड विटनी हुआ, जो एरोस्पेस में दोनों कंपनी है, ये बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर है। तो ये सब क्या करता है कि हर कुछ साल में रीनेगोशिएट करता है, ताकि जो अपना कॉस्ट है, जो सर्विस कॉस्ट ये दे रहा है इस सबको क्लाइंट लिमिटेड को, उसको कम कर सके। और चूँकि ये बहुत बड़ा प्लेयर है तो इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये अपना जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री रहता है, जिसको वो काम दिया हुआ रहता है, उसको हमेशा रीनेगोशिएट करके डील करके उसको पैसा कम कराने का कोशिश करता है। और फाइनली क्लाइंट लिमिटेड को इसी वजह से बैडली इम्पैक्ट कर रहा है और कंपनी का मार्जिन भी इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और साथ ही क्लाइंट लिमिटेड एम्प्लॉय का सैलरी पिछला कुछ क्वार्टर में आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़िएगा तो मैनेजमेंट का कहना था कि वो एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज़ किया है। और चूँकि ये कमोडिटी टाइप का बिजनेस है और इसका कोई उतना खास मोट नहीं है, तो ये जो भी सैलरी इंक्रीज़ किया है उसको अपने क्लाइंट को पास ऑन नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ है। ये था दूसरा रीज़न। और तीसरा है साइज़। क्लाइंट का साइज़ काफ़ी छोटा है अगर हम कंपेयर करें अदर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से, जैसे कि विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, टेक महिंद्रा हुआ या कॉग्निजेंट हुआ, किसी से भी आप कंपेयर कीजिएगा तो उसके कंपेरिजन में क्लाइंट लिमिटेड का साइज़ बहुत छोटा है। इसका छोटा साइज होने की वजह से ये स्पेयर एम्प्लॉय रख नहीं पाता। इससे अपना खर्च तो बचा लेता है, लेकिन जब उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। और ऐसा एक बार हो चुका है, कंपनी को प्रोजेक्ट तो मिल रहा था लेकिन इस एम्प्लॉय नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट नहीं ले पाया। इससे उसको रेवेन्यू में इम्पैक्ट तो पड़ा ही, और पुराना प्रोजेक्ट जो वो कुछ पूरा नहीं कर पाया था, जिसके वजह से वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को हायर किया ताकि पुराना प्रोजेक्ट को पूरा कर सके और कंपनी का नाम इससे ख़राब नहीं हो, इसी चलते वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को हायर भी किया था। ये मैनेजमेंट का कहना है, कॉन्फ्रेंस कॉल आप जब पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। और सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ा क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय था, जो मार्जिन को इसका नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। एक तो मार्जिन को नेगेटिव रेवेन्यू को इम्पैक्ट किया बिकॉज उसका स्पेयर एम्प्लॉय नहीं था, और दूसरा मार्जिन को इम्पैक्ट किया बिकॉज वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को हायर किया। ऐसा क्यों हुआ ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंडियन IT कंपनी कैसे काम करता है ये समझना होगा। चलिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडियन IT कंपनी अपना एम्प्लॉय को लोएस्ट पॉसिबल सैलरी देता है ताकि जो अपना प्रॉफिट है उसको हाई से हाई कर सके पर एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय से 100 रुपये कमा रहा तो वो चाहेगा कि कंपनी और 110 रुपये अगली बार कमा ले, 120 रुपये कमा ले, ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहता है। लेकिन बस प्रॉफिट हाई रखना ये बोलना काफ़ी नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि फ्रेशर्स का सैलरी सबसे कम होता है, और जैसे जैसे फ्रेशर एक्सपीरियंस गेन करता है वो कंपनी में सैलरी हाइक करने का मांग करता है। और हम सब ये जानते हैं कि जो IT कंपनी रहता है वो मोस्टली एक ही टाइप का काम करता है और एक ही टाइप का प्रोजेक्ट लगभग उसको हर साल मिलता रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं करे तो। चूँकि कंपनी मोस्टली हर बार एक ही टाइप का काम करता है तो वो सोचता है कि जितने में हम एक एक्सपीरियंस्ड को रखेंगे उससे बेटर होगा कि हम 3-4 फ्रेशर्स को हायर कर ले, और उनका ट्रेनिंग का बस उसको थोड़ा सा खर्च वहन करना पड़ेगा। यहाँ आपको मैं बता दूँ कि सर्विस कंपनी जो होता है उसको काम कितना आवर कितना आदमी काम किया उसके हिसाब से मिलता है। तो अब चाहे वहाँ एक्सपीरियंस्ड काम करे या फ्रेशर काम करे, उसको पैसा उसी के हिसाब से मिलेगा कि वो कितना घंटा काम किया। इसीलिए कंपनी ज़्यादा फोकस करता है कि एक्सपीरियंस को निकाल दे और फ्रेशर्स को ज़्यादा एंट्री कराए, ताकि उसका जो कॉस्ट लगे, एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगता है किसी भी IT बेस्ड इंडस्ट्री का वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट ही रहता है। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स रहे। यहाँ एक चीज़ बताना छूट गया कि बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होता है,
इससे पहले जो मैंने बात किया वो टाइम बेसिस पे था, और कुछ प्रोजेक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होता है, वो एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहने का मतलब है कि अगर काम पूरा होगा तभी पैसा मिलेगा, वरना नहीं। इस सब काम को पूरा करने के लिए कंपनी मोस्टली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को रखता है, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा हो सके। ऐसे काम करता है ओवरऑल IT बेस्ड इंडस्ट्री। हर कंपनी में बहुत सा ऐसा चीज़ होता है जो आपको खुद समझना होगा और अपना परसेप्शन क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो हम बोल दिए वही आपको सोच के अपना चलना होगा, आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। काइंड के बारे में लगभग हम सब कुछ बता दिए हैं, और अब एक ही चीज़ बच गया है बताने के लिए, वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अगर बात करें तो ये मोस्टली काम करता है US और यूरोप में, तो इसका मेजरली बिजनेस होता है यूरोप और USA में। इसलिए इसका कमाई मोस्टली फॉरेन करेंसीज़ में होता है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, इसी में होता है। तो फॉरेन करेंसी होने की वजह से हम जानते हैं कि इंडियन रूपी का करेंसी एज़ कम्पेयर टू डॉलर, यूरो या पाउंड हर सेकंड चेंज होता रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम इसको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। सपोज़ मान लेते हैं कि आपको एक US से काम मिला, जिसको करने के लिए आपको $1 मिल रहा था। एग्जाम्पल है कि आपको $1 मिल रहा था और उस काम को पूरा करने में लग रहा था 1 साल। अब प्रोजेक्ट डील हो गया आज। अब मान लेते हैं कि आज डॉलर का वैल्यू था ₹100। अब 1 साल बाद ठीक आप गए प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद पैसा लेने के लिए, तो वो आपको $1 दे दिया, लेकिन अभी डॉलर का वैल्यू ₹100 से घट के ₹70 हो गया है। तो आपको वहाँ पे मार्जिन इम्पैक्ट सीधा का सीधा 30% मार्जिन इम्पैक्ट कर जाएगा आपका, बिकॉज बस डॉलर का वैल्यू चेंज कर गया है। इसीलिए आपका कोर बिजनेस कुछ नहीं हुआ, बस डॉलर का वैल्यू चेंज किया, इसीलिए आपको 30% वैल्यू कम मिल रहा है। तो इससे होगा ये कि आप जो अपना एम्प्लॉय हायर किए हैं, आपको उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले पे कर रहे थे। तो यहाँ पे कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कंपनी अपना जो भी करेंसी है उसको हेज करने का कोशिश करता है डेरिवेटिव के थ्रू, फॉरेन करेंसी को। इसीलिए हम समझते हैं कि जो भी कंपनी जो फॉरेन में काम कर रहा है, वहाँ से अर्निंग कर रहा है, उसको हेजिंग करना चाहिए फॉरेन करेंसी में, ताकि वो अपना जो इम्पैक्ट है फॉरेन करेंसी का वो मिनिमाइज़ कर सके। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ दिमाग में रखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट हो वो हेजिंग से ना हो। कहने का मतलब कि अगर कंपनी का इनकम या क्या प्रॉफिट या लॉस कंपनी का हेजिंग के वजह से हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम ये समझ सकते, ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी वहाँ पे उसको हेज करने के लिए नहीं रखा है, अपना प्रोटेक्शन के लिए नहीं रखा है, वो उसको एज ए स्पेकुलेशन यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे उतना पसंद नहीं आएगा कंपनी। अगर काइंड लिमिटेड का बात करें तो यही चीज़ कंपनी कर रहा है। आप अगर 2010 में देखें, 15, 16, 17 या 18 में देखें, तो कंपनी कंटिन्यूसली अपना जो भी डेरिवेटिव है उसको हेज तो कर रहा है, लेकिन उससे वो अपना प्रॉफिट में दिखा रहा है, जिसके वजह से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी उसको एज ए स्पेकुलेशन यूज कर रहा है। ये था ओवरऑल काइंड लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो वो लगभग है, शेयर होल्डिंग का बात करें तो वो लगभग है 22 to 23%, इसी के आसपास घूमता रहता है। 2008 में थे 24.76%, जो कंटिन्यूस घटता आया अराउंड 2018 तक। फिर कोविड होने की वजह से जब प्राइस इसका बहुत डाउन गया तो मैनेजमेंट फिर से परचेज करना शुरू किया और अभी इसे बढ़ा के कर लिया है 23%। तो 50% से कम होने की वजह से मुझे उसमें इन्वेस्ट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। अब दूसरा हम बात करते हैं कंपनी का रेम्यूनरेशन, की कंपनी कितना सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, या कहे अपने जो की मैनेजरियल पर्सन है उसको कितना सैलरी दे रहा है। अगर कंपनी का काइंड का बात करें तो कंपनी अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका लगभग 5 to 6% के आसपास दे रहा है। आप चाहेगा तो मैं डेटा आपको शो कर दूंगा वीडियो बनाने में, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो भी प्रॉफिट करके कमा रहा है उसका लगभग 5 to 6% के आसपास ही अपना सैलरी दे रहा है मैनेजमेंट को, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉफिट कमाने में, मतलब सैलरी कमा के अपना इंक्रीज मतलब पैसा इंक्रीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो ज़्यादा फोकस कर रहा है बिजनेस में। लेकिन मैनेजमेंट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो शो ऐसा नहीं कर रहा है, वो उल्टा शो कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो, सबसे पहले मैनेजमेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न और दूसरा रेम्यूनरेशन। तो मैनेजमेंट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो उतना कुछ खास ठीक नहीं है, जबकि जो रेम्यूनरेशन है वो मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ा ठीक है। अगर सक्सेशन प्लान का बात करें तो ये बहुत स्मूथ है, बिकॉज BVR मोहन रेड्डी कंपनी स्टार्ट किए थे और वो ट्रांसफ़र कर दिए कंपनी को BGV कृष्णा जो उसके बेटे हैं। तो यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, कोई बीच में
क्वारल का गुंजाइश नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सक्सेशन प्लान में कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। अब बात करते हैं कंपनी का केसेस या कोई स्कैम के बारे में। अगर गूगल आप करके देखिएगा तो मुझे कोई ख़ास कंपनी में केसेस या स्कैम के बारे में पता नहीं चला। अगर आपको पता चलता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उसे लिखें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। अगर लाइफ स्टाइल का बात करें तो कंपनी का लाइफ स्टाइल के बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया में दिया नहीं गया है। अब हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का बात करें तो काइंड के केस में बहुत हाई है, बिकॉज कंपनी का बहुत ज़्यादा सब्सिडरीज़ है। बहुत हाई नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर है। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा सब्सिडरीज़ होने की वजह से जो नंबर है आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक एक को चेक करें। अगर आपको किसी में एनोमली मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। तो ये था कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। बैंकरप्सी का सबसे बड़ा कारण होता है 2। सबसे पहला तो डेट और दूसरा कंपटीशन। तो अगर डेट का बात करें तो कंपनी का कोई खास डेट है नहीं, उल्टा इसके पास जो कैश है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है। भले वो करेंटली उसको यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी कैश तो है। तो डेट के वजह से कंपनी ख़त्म नहीं होने वाला। और अगर बात करें कंपटीशन का तो कंपटीशन के वजह से कंपनी का मार्जिन ज़रूर इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन कंपनी बहुत पहले से मार्केट में है, 1991 से है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हर कंपनी को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आता ही है। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी का जो भी प्रॉब्लम वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन ये आगे देख के आपको पता चलेगा, आने वाले कुछ सालों में ये पता चलेगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो पहले होता था लगभग 18-19% के आसपास, जो घट के लगभग 12-13% के आसपास हो गया। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल काम है वो इम्पैक्ट तो हुआ है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी में भी वो शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी बात करें तो वो भी लगभग होता था लगभग 25-26% के आसपास, जो घट के अभी हो गया है लगभग 15-16%। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज कंपनी में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है जो बाहर से पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन है ऐसा लग रहा है, बिकॉज रेवेन्यू का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और मार्जिन का भी कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ हो रहा है। अब हम बात करते हैं डेट ऑन इक्विटी का। तो डेट ऑन इक्विटी का अगर बात करें तो कंपनी का कोई खास डेट है नहीं, लेकिन एक बात जो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के पास कैश होने के बावजूद कंपनी डेट ले रहा है फॉर डीएलएम बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि कंपनी का जो कैश है वो है कहाँ कैश, क्योंकि वो इसको यूज नहीं कर रहा है अभी और फालतू का कर्जा ले रहा है और उसमें वो 6-7%, 8% या 10% तक लोन भर रहा है। तो यहाँ पे मुझे डेट ऑन इक्विटी के हिसाब से कंपनी उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं कंपनी का मार्जिन के बारे में। अगर कंपनी का मार्जिन का बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो वो लगभग होता था 17-18% के आसपास एक समय, जो अभी घट के हो गया लगभग 12-13% के आसपास। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउनवर्ड थोड़ा सा हुआ है। और सेम चीज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का एक समय 12-13% के आसपास होता था, जो घट के अभी हो गया लगभग 7-8%। तो यहाँ पे मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो का, कि कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा कमा रहा है क्या उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। अगर लास्ट 10 साल का डेटा देखें तो कंपनी लास्ट 10 साल में ऑपरेट करके पैसा कमाया है 3675 करोड़ रुपया, जिसमें से वो इन्वेस्ट करने में खर्च किया 1200 करोड़ रुपया और फाइनेंसिंग में खर्च किया लगभग 1375 करोड़ रुपया, और उसके पास नेट कैश बच रहा है 1000+ करोड़ रुपया। कंपनी का जो भी फाइनेंसिंग में खर्च हो रहा है मोस्टली वो डिविडेंड पेमेंट में हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 1375 करोड़ का जो फाइनेंसिंग का खर्च है वो मोस्टली इसका डिविडेंड की वजह से हुआ। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी कंफर्टेबली जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उससे अपना फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का काम आसानी से पूरा कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनी का वर्किंग कैपिटल। अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल का बात करें तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है बाय सब्सट्रैक्टिंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अगर आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज़ से घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कंटिन्यूअस पॉजिटिव में ही है, मतलब कंपनी के पास इनफ कैश हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स। अगर करंट एसेट और लायबिलिटीज़ का बात करें तो कंपनी के हाथ में कैश हो रहा है।
तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में कंपनी को दिक्कत नहीं हो रहा है। और अगर बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है 3950 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग 3200 के आसपास। तो यहाँ पे क्लियर मार्जिन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का, तो वो जितना पॉजिटिव रहे उतना बढ़िया कहा जाता है मेरे हिसाब से। तो ये लास्ट 10 साल का डेटा था। CFO जो था 3950 और पैट था 3200। अब हम बात करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। अगर कंपनी का वैल्यूएशन का बात करें तो इसका लास्ट ईयर का 2021 का प्रॉफिट था 263 करोड़ कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट के हिसाब से अगर PE का हम वैल्यूएशन देखें तो अगर 20 का PE मल्टीपल देते हैं तो इसका लगभग प्राइस आएगा 7260 करोड़ और अगर 30 का PE मल्टीपल देते हैं तो लगभग 1800 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी इसका करंट मार्केट वैल्यूएशन है लगभग 10,767 करोड़, तो लगभग उसी रेंज में चल रहा है। तो PE के रेस्पेक्ट में तो ये उसी के रेस्पेक्ट में चल रहा है। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लो का बात करें तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये लगभग आया है 300 करोड़। तो कैलकुलेशन आपका अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से 300 आया है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से निकाले तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका जो ओवरऑल वैल्यूएशन आ रहा है पूरा कंपनी का वो लगभग आ रहा है 5000 to 6000 करोड़ के आसपास। तो हम देख सकते हैं कि लगभग फ्री कैश फ्लो के हिसाब से अपने 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है लगभग 1000 करोड़ में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी को खरीदना थोड़ा हाई वैल्यूड लग रहा है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यूएशन लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन करना बस इतना ही तक ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ना हो, बाकी वैल्यूएशन का उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये था कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मैंने आपको ओवरऑल सारा कंपनी के बारे में डेटा दे दिया, चाहे वो हिस्ट्री हो, बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो या फाइनेंशियल्स हो। तो आपको अगर कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके उससे पूछें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाऊं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और अगर आपका कोई दोस्त जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या करना चाहता है और उसे इसी तरह के एनालिसिस वीडियो में इंटरेस्ट है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे रिकमेंड भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।